Hello student, welcome to SST Solution Point. Today we will do the next topic of Christianity. Our first topic is the Roman Empire and Christians. In the last topic we have studied about the Jews' life and the death of Lord Jesus. In this topic we will study that how Roman Empire behaved like with the Christians. ओके लेट्स स्टार्ट. रोमन एम्पायर जो था, रोमन एम्पायर और ज्यूज़, इन दोनों की थिंकिंग जो थी ऑलमोस्ट सेम थी. तो रोमन एम्पायर ने भी जीसस को सेम जैसे ज्यूज़ ने क्रूरलिटी शो की थी वैसे ही रोमन एम्पायर ने भी शो की थी. लेकिन इसके पीछे ज्यूज़ के अपने अलग रीज़न थे एंड रोमन एम्पायर के अपने अलग रीज़न थे. ये जो इनके पीछे रीजंस थे, इन्होंने ही इन रीजंस की वजह से ही रोमन ने लॉर्ड जीसस की डेथ की क्रूसिफाइड किया. तो देखते हैं, आगे चलते हैं इन रीजंस को. फर्स्ट इसमें रीज़न है Christians were against the popular Roman games chariot and the gladiator fight. ये मीन्स एनिमल फाइट. जो फर्स्ट हमारा रीज़न है कि जो रोमन्स के ये दो गेम होते थे जो ये एम्फीथिएटर में खेलते थे, इनमें से चैरियट रेसिंग और एनिमल फाइट जो होती थी, ये बहुत क्रूरलिटी शो करती थी इन गेम्स में. तो ज़्यादा खून खराबा ये सब काफ़ी होता था. जो लॉर्ड जीसस के फॉलोवर यानी क्रिश्चियंस को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि क्योंकि वो वायलेंस नहीं चाहते थे और उनकी ये जो गेम थी इनमें वायलेंस थी, इसलिए वो उसके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने इनके गेम में पार्टिसिपेट करने से और इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया. जो रोमन को ठीक नहीं लगा कि ये हमारे कल्चर पे क्यों उंगली उठा रहे हैं. सेकंड, अगर हम सेकंड रीज़न की बात करें तो जो रोमन एम्परर होता था वो अपने आप को गॉड समझता था और वो अपने लोगों को बोलता था कि तुम रोमन एम्परर की पूजा करो, ना किसी अदर रिलीजन की. जो क्रिश्चियंस को ये चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने गॉड के लिए डिवोटी थे. तो इस वजह से रोमन जो एम्परर था वो बहुत उनसे नाराज़ हो गया और उसने उनके लिए उनके क्रूरलिटी दिखानी शो कर दी. जैसे उनको सभी लोगों को बर्न कर देते थे हैं और एम्फीथिएटर में उनको फेंक देते थे क्रिश्चियंस को. ऊपर से वाइल्ड एनिमल उनके ऊपर छोड़ देते थे. वहाँ से वो एम्फीथिएटर एक ऐसी जगह होती थी जिसके चारों ओर बिल्डिंग होती थी और बीच में खाली ग्राउंड होता था जिसमें वो अपने स्पोर्ट्स वगैरह करते थे, सभा करते थे, मीटिंग्स वगैरह करते थे. तो ये एम्फीथिएटर को उन्होंने इनको क्रिश्चियंस को मारने के लिए भी एक जगह, स्पेसिफिक जगह डिसाइड कर ली कि यहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल को छोड़ देंगे और क्रिश्चियंस को यहाँ पे छोड़ देंगे. देन वो वाइल्ड एनिमल उनको मार देते थे. थर्ड जो रीज़न था, ए फायर ब्रोक आउट इन द रोमन एंड दिस ब्लेम वेंट टू क्रिश्चियंस. ये एक बहुत बड़ी फायर लग गई थी 67 AD में, जिसमें जो कि कंट्रोल नहीं हो पाए और इसने पूरे रोम को डिस्ट्रॉय कर दिया. इतनी ज़बरदस्त फायर थी वो. तो ये जो फायर लगी थी इसका ब्लेम भी क्रिश्चियंस पे डाला गया. और जो सेंट पॉल थे, जिसका हमने पहले जिक्र किया था, सेंट पॉल ने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए पहल की थी. यानी इन्होंने ही चर्च एस्टेब्लिश किए थे पूरे रोम में. तो सेंट पॉल पे इनका सीधा शक गया और इन्होंने सेंट पॉल को मार दिया. 2nd सेंचुरी तक क्रिश्चियंस के अगेंस्ट क्रूरलिटी चलती रही और क्रिश्चियन के सारे चर्चेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. बहुत सारे चर्चेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिश्चियंस वर फोर्स्ड टू स्लेव. यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्रिश्चियंस लोग होते थे उनको स्लेवरी में लाया गया, यानी उनको अपना दास बनाया गया. बहुत सारे क्रिश्चियंस ने अपनी जॉब छोड़ दी, मिलिट्री की सर्विस छोड़ दी, क्योंकि इतनी क्रूरलिटी कोई नहीं सह सकता. नेक्स्ट एक पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिसमें उनकी लाइफ जो होती है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है. गैलेरियस कॉन्स्टेंटाइन
एम्परर बनते हैं। अब इनके दिमाग में एक चीज़ आती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जो रोमन के एनिमीज होते हैं वो बारबेरियन ट्राइब होती है। ये एक ट्राइब होती है जो रोमन में ही रहती थी, लेकिन ये ट्राइबल पीपल होते थे। अब सोचा जाए तो इन ट्राइबल पीपल को क्या प्रॉब्लम थी रोमन से। ट्राइबल पीपल चाहते थे कि उनका जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, और रोमन्स के पास वेल्थ बहुत होती थी। तो ट्राइबल पीपल चाहते थे कि रोमन्स की जो रोमन्स का एक राइट क्यों है पूरी वेल्थ पे, वेल्थ तो सबके लिए होनी चाहिए। तो इस वजह से ट्राइबल जो थे रोमन से हेट करते थे, और वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उस वेल्थ में अपना शेयर करने के लिए बिटरली मतलब कंटिन्यूसली रोमन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अब यहाँ प्रॉब्लम रोमन एम्पायर को हो गई कि बारबेरियन से बचने के लिए उनको अपनी पावर को और भी स्ट्रॉन्ग करना था, जिसमें क्रिश्चियंस उनका साथ दे सकते थे। अब कॉन्स्टेंटाइन गैलेरियस कॉन्स्टेंटाइन जो थे, उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम क्रिश्चियंस को बारबेरियन के अगेंस्ट हम इनका सपोर्ट ले सकते हैं। तो जो उसके दिमाग में ये समझदारी वाली बात आई, इसने क्रिश्चियंस की लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया। गैलेरियस कॉन्स्टेंटाइन चेंज्ड द लाइफ ऑफ क्रिश्चियंस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी क्रूएलिटी इनके अगेंस्ट हो रही थी उसको सबको रोक दिया गया, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी को ही इन्होंने ऑफिशियल रिलीजन बना दिया रोम का। देखो कितना एकदम से उनकी फेवरेट जो उनका रिलीजन था, उनको उस रिलीजन पे ही वो मर मिटने वाले थे, उसी रिलीजन को रोम में पूरे में एस्टैब्लिश कर दिया। तो काफ़ी उनके दिमाग पे असर पड़ा कि हाँ अब उनकी लाइफ ठीक हो जाएगी। एंड जो कॉन्स्टेंटाइन है, इसको ही ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ होली रोमन एम्पायर। कॉन्स्टेंटाइन को ही एक होली रोमन एम्पायर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही एकदम से आके जो क्रूएलिटी रोम में चल रही थी वो उसको ख़त्म कर दिया था और उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया था। अब क्या था, अब इस रिलीजन में ये ओनली एक ही इस रीजन में ये एक ही रिलीजन था जो क्रिश्चियन था। तो क्रिश्चियंस की लाइफ इम्प्रूव हो रही थी। एंड अब क्रिश्चियंस ने बारबेरियन के अगेंस्ट रोमन का सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया था। अब क्या होता है आगे, अब क्रिश्चियंस के पास वो टाइम आ गया था जो अपनी पावर को मीन्स अपने रिलीजन को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सके। 5th सेंचुरी तक आते आते क्रिश्चियंस ने पूरे ब्रिटेन पे, फ्रांस पे, जर्मनी, रशिया, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, इन सब पे अपना जो रिलीजन था वो स्प्रेड कर दिया था। यानी ये पूरी फुली क्रिश्चियन कंट्री बन गई थी। अब पूरे यूरोप को ही अगर हम जाने, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो थी पूरे यूरोप में फैल गई थी। अब यूरोप वाज आल्सो नोन एज क्रिस्टेंडम। यूरोप को पूरे को क्रिस्टेंडम के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहाँ पे एक क्रिश्चियंस का ही पूरा वो हो गया था, वर्चस्व एस्टेब्लिश हो गया था, इसलिए इसका नाम ही क्रिस्टेंडम के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट एम्पायर। यानी जो एम्पायर था, ये इतना पुराना एम्पायर जो चला आ रहा था, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, रोमन एम्पायर का स्पेशली। अब जो रोमन एम्पायर था ये 5th सेंचुरी में आते आते डिसइंटीग्रेटेड होना शुरू हो गया, यानी इसके टुकड़े होने शुरू हो गए। अब रोमन एम्पायर 2 पार्ट में बांट दिया गया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन जो एम्पायर था उस पर इन्होंने बारबेरियन ने इन्वेजन कर लिया था। बारबेरियन ये थे ट्राइबल लोग जो गोथ्स, वंडल और फ्रैंक, ये 3 अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी इकट्ठे होके बारबेरियन इन्वेजन के नाम से इनका जाना जाता है। तो इन्होंने वेस्टर्न इस पे रोमन पे अपना कंट्रोल कर लिया था। एंड beside this invasion, barbarian political and economic crisis also account the fall of the Roman Empire. इनके जो political economic crisis थे barbarian के, इनसे भी जो रोमन एम्पायर का था वो fall हुआ था, डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब अगर हम ईस्टर्न एम्पायर की बात करते हैं तो ईस्टर्न एम्पायर का जो
इस पे था। बिजान्टियम जो थे वो इसके एम्पायर बन गए थे, न्यू ईस्टर्न रोमन में बिजान्टियम ने वो बन गए थे। एंड बिजान्टियम ने अपनी जो कैपिटल थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल में एस्टेब्लिश की। कॉन्स्टेंटिनोपल आज मॉडर्न इस्तांबुल के नाम से जानी जाती है, जो अब इसके बाद तुर्क ने इस पे अपना कैप्चर कर लिया था। तुर्क ने इसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। तुर्क मुस्लिम लोगों को कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था बाद में, इसका भी एंड हो गया था और सारा यूं का यूं तुर्क के हाथों में चला गया था, रोमन। अब आता है नेक्स्ट क्रूसेड्स। क्रूसेड्स क्या होता है? ये एक सीरीज थी एक रिलीजियस वॉर की, यानी रिलीजियस वॉर बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम। क्योंकि देखो रोमन में तो क्रिश्चियंस भी थे ही पहले से ही, और अब तुर्क के आने की वजह से यहाँ ये मुस्लिम भी एस्टेब्लिश हो गए। तो दोनों के बीच में ये कोई वेपन का वॉर नहीं था, ये आपस में उनके रिलीजियस बिलीफ का वॉर हो गया था। देन इसको होली वॉर के नाम से भी जाना जाता था। जो क्रूसेडर्स थे, यानी जो क्रिश्चियंस के जो उनके अगेंस्ट जो लड़ते थे, रिलीजियस फाइट जो हो गई थी, उनको हम क्रूसेडर्स बोलते थे। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो ये क्रूसेड्स हुआ था, यानी ये जो रिलीजियस वॉर हुआ था, इसके क्या इफेक्ट रहे। इसके इफेक्ट, सभी वॉर के इफेक्ट जरूरी नहीं होता कि वो बुरे ही हों। कुछ वॉर ऐसे भी होते हैं जिनके इफेक्ट अच्छे निकलते हैं, और अगर हम बात करें तो क्रूसेड्स वॉर की, इसके इफेक्ट अच्छे पॉजिटिव ही रहे थे। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न एजुकेशन काफी फ्लोरिश हो गई थी इसमें। एंड जो ग्रीक और तुर्क का कल्चर था ना, वो बहुत ही इम्प्रेसिव कल्चर था, रिच कल्चर था, लग्जीरियस लाइफस्टाइल वो लोग जीते थे, जिनसे जो क्रिश्चियंस हैं वो इम्प्रेस हुए और उन्होंने भी उनके लाइफस्टाइल को कॉपी किया। देन इन दोनों के आपस में ट्रेड लिंक बने। ट्रेड लिंक बनने की वजह से बिजनेस इंक्रीज हुआ, और बिजनेस इंक्रीज होने की वजह से इकोनॉमी में भी फ्लोरिश हुआ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। अब जो क्रूसेडर्स थे, उन्होंने अब सीख लिया था गन वगैरह, वेपन वगैरह यूज करना, तुर्क के उसमें इंप्रेशन में आके। और एक और अच्छी चीज क्या हुई, इस एज में आके डिक्लाइन हो गया था फ्यूडल सिस्टम का। यानी फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि सारी की सारी जो जमीन होती है, एग्रीकल्चर लैंड एरिया जो भी होता है, वो पावरफुल लोगों के हैंड में होता है। जो कॉमन पीपल होते हैं, जैसे फार्मर, पीजेंट वगैरह, वो उनकी मर्जी पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर वो उनके लिए कोई काम करेंगे या फिर वो उनके लिए कोई फाइट करेंगे, तो उनको वो बदले में खुश होके जमीन देंगे। ये फ्यूडल सिस्टम था, जो इस वॉर के बाद, रिलीजियस वॉर के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो ये हमारा हो गया। हमारा नेक्स्ट हमारा है मोनेस्टिज्म का। जो मोनेस्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? देखो, हर रिलीजन की, एवरी रिलीजन हैज इट्स देयर प्रमोटर, प्रीचर्स हु डेडिकेटेड टू स्प्रेड देयर रिलीजन। जो हर रिलीजन में अपने ये प्रीचर्स होते हैं बेटा, प्रमोटर्स होते हैं, जो अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं आगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके रिलीजन में आए। तो हर रिलीजन में होते हैं ये ऐसे लोग। जो इसमें जो होते थे, क्रिश्चियनिटी ऑल्सो हैड ए लार्ज नंबर ऑफ मोंक्स। बहुत सारे साधु को बोलते हैं, बहुत सारे मोंक रहते थे। और जो मोंक जिन जगहों पे रहते थे वो मोनेस्टीज होती थी, वहीं पे वो अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस करते थे, स्प्रेड करने का काम वहीं से उनका चलता था। देन हम कुछ इनके बारे में पढ़ेंगे, मॉन्क्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही फेमस रहे हैं, जिन्होंने किसी न क्रिश्चियनिटी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फाउंडर रहे हैं वो किसी चीज़ के। फर्स्ट है पीटर जो थे वो जीसस के एक अपोस्टल में से एक थे, जिनको फर्स्ट पोप माना गया रोमन कैथोलिक चर्च का। नेक्स्ट आते हैं सेंट पॉल। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। जो सेंट पॉल थे, ये वैसे तो जू थे, लॉर्ड जीसस की तरह ही जू कम्युनिटी से रिलेटेड थे, लेकिन इन्होंने भी बाद में क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिया था। और इन्होंने
he undertook the task of spreading Christianity and established the Christian church throughout the Roman Empire। यही चीज हमने डिस्कस की थी कि पूरे रोमन एम्पायर में इन्होंने चर्चेज बना दिए थे। इसी वजह से जब रोमन एम्पायर में वो बहुत बड़ी आग लगी थी तो इनको उस चीज उसका जिम्मेदार माना गया और इनकी रोमन एम्पायर ने डेथ करा दी इसी वजह से। नेक्स्ट हमारे आते हैं सेंट एंथोनी जो थे, ही वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन हु वॉज द फाउंडर ऑफ मोनेस्टिज्म, जो मोनेस्टिज्म के फाउंडर माने जाते हैं, जिन्होंने मोनेस्टी एस्टैब्लिश कराई। तो ये थे। एंड अगर हम आगे चले तो सेंट बसिल थे। सेंट बसिल जो थे, ही लेड डाउन ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मोंक। देखो मोंक जो आ रहे थे वो अब अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन एस्टैब्लिश नहीं किए गए थे। एंड ये लोग क्या कर रहे थे, दे वर नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दीज मिशनरीज। मिशनरीज क्या होता है, मिशनरीज का मीनिंग, ये एक टीचिंग का काम करते हैं, एज ए टीचर होते हैं ये लोग, जो अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के साथ साथ छोटे मॉन्क्स को, जो नए नए मॉन्क्स बनते हैं, उनको टीचिंग करने का भी काम करते थे। तो सेंट बसिल ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया मोंक के लिए कि भाई मोंक जो होते हैं, साधु जो होते हैं, उनके ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, यानी उनके ऊपर भी रूल एंड रेगुलेशन एस्टैब्लिश होने चाहिए। सेंट अगस्टाइन जो थे उन्होंने सबसे पहले बाइबल को लेके कुछ सरमन्स प्रिपेयर किए, यानी जो हम कह देते हैं ना कुछ श्लोक लिखना, बाइबल को लेके उन्होंने, सेंट अगस्टाइन ने ये चीज़ स्टार्ट की थी। अब उसके बाद क्या होता है, वुमेन्स की एंट्री होती है क्रिश्चियनिटी में। नन, जिनको नन बोला जाता था, वो भी मोनेस्ट्रीज में अपना पार्टीशन लेने लगी, यानी अडॉप्ट करने लगी। सम न्यू रूल्स वर मेड फॉर देम। ये जो नन जो होती थी, इनके लिए कुछ नए रूल बनाए गए जिनको ननरीज बोला जाता था। द सेपरेट मोनेस्ट्रीज ऑफ वुमन वर नोन एज ननरीज और कॉन्वेंट्स। उनको कॉन्वेंट्स के, आप आज देखते भी हो, जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उनमें ज़्यादातर सिस्टर्स ये नन्स पढ़ाती हैं। तो जो वुमन की जो प्लेस होता था, रिलीजियस प्लेस होता था, उसको ननरीज और कॉन्वेंट्स के नाम से जाना जाता है। और मेल मोंक के जो होते थे, उनके रिलीजियस प्लेस को मोंटेसरी के नाम से जाना जाता था। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द इम्पैक्ट ऑफ मोनेस्ट्रीज का क्या इम्पैक्ट रहा, मतलब पूरे, अगर इसमें ये मोनेस्ट्रीज जो एस्टैब्लिश की थी, एक ये नया आइडिया जो आया था, इससे लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा। जो monk, the monasteries and the monk and missionaries attached with them left their impression on every aspects of life of the people of those time। जो ये monk थे, missionaries थे, इन्होंने एक अच्छा इम्प्रेशन डाला उस टाइम पे लोगों के दिमाग पे। द चर्चेज वर द ओनली सेंटर ऑफ एजुकेशन। अब जो चर्च थे, पहले ये पॉलिटिकल एक हब होते थे, यहाँ पे सभी पॉलिटिकल बातों का मीटिंग्स होती थी, लेकिन जो अब ये चर्च थे, ये धीरे धीरे एक एजुकेशन का सेंटर बनते जा रहे थे, जहाँ पे मोंक एंड नन टीच करती थी लैटिन लैंग्वेज में। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली एजुकेशन वाज रेस्ट्रिक्टेड स्टडी ऑफ, उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस में था, यानी रिलीजन की स्टडी स्टार्ट की थी, फिर धीरे धीरे वो फिलोसफी पे आ गए थे। लेटर मोनेस्ट्रीज डेवलप्ड ए कोर्स ऑफ स्टडी। धीरे धीरे उन्होंने अपना एक पूरा कोर्स भी बना लिया था स्टडी का भी। हम ये स्टडी हम बच्चों को, जो भी नए मोंक आएंगे उनको हम ये कराया करेंगे। और विच इंक्लूड द सेकुलर सब्जेक्ट, इसमें सेकुलर सब्जेक्ट थे, ठीक है, ग्रामर थी, लॉजिक थी, कुछ सब्जेक्ट को लेके इन्होंने अपना एक कोर्स प्रिपेयर किया। नेक्स्ट, मोंक एंड नन ने अपने हैंड रिटन कॉपीज प्रिपेयर की, जो हमारे क्या थे, ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ये मीडियम ऑफ लर्निंग बनी,
नेक्स्ट क्या था, द मोंक टुक केयर द पुअर होमलेस नीडी पीपल्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये ज़्यादातर हेल्पिंग नेचर के होते थे और लोगों को हेल्प करते थे, पुअर पीपल्स को। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहा था इनका, दे ड्यूरिंग दोज टाइम दे वर वेरी फ्यू बुक्स टू रीड, देयर फोर दे स्टार्टेड ड्रामास टू शो द पीपल देयर लाइफ। देखो इन्होंने जो ड्रामा करते हैं हम थिएटर में, वो चीज़ इन्होंने स्टार्ट की। उस टाइम पे 2 तरह के ये प्लेज करते थे। फर्स्ट जो होते थे वो मिराकल प्लेज माने जाते थे, जिनमें कि संत की लाइफ के बारे में दिखाया जाता था। और जो दूसरे टाइप के प्लेज होते थे मोरालिटी प्लेज माने जाते थे, जिनमें कि बुराई अच्छाई के ऊपर इस तरह से इनके बारे में वहाँ पे प्ले किए जाते थे। और ये प्ले कौन करता था, इसमें ये ज़्यादातर चर्चेज में किए जाते थे। मोंक एंड संत लोग इनके एक्ट प्रिपेयर करते थे और चर्चेज ही इनका एक स्पेसिफिक प्लेस होता था, ये लाइक ए थिएटर, वो उस पर अपना प्रेजेंट करते थे। मोंक जो थे वो उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल होती है और ये लोगों को भी वही चीज़ सिखाते थे कि बिहेवियर जो है और लाइफ जो है वो सिंप्लिसिटी की होनी चाहिए। सिंपल यानी बिहेवियर से आप वर्ल्ड को जीत सकते हो। अब जो क्या होता है, धीरे धीरे अब ये इतना अच्छा लोगों को पसंद आने लगते हैं, ये ड्रामा वगैरह, इनकी एजुकेशन सिस्टम, काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं। और ये पूरे मतलब अब क्या सिचुएशन आ गई थी, लोग डोनेट करने लगे थे अपनी लैंड्स को कि भाई आप मोनेस्ट्री खोलो और स्टार्ट करो अपना ये जो प्रोसीजर है, जो भी आप कर रहे हो। लैंड्स वर बीइंग डोनेटेड टू दीज मोनेस्ट्रीज, इनके मोनेस्ट्रीज के लिए लैंड डोनेट होने लगी थी। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे इनका इम्पैक्ट जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जैसे क्योंकि इनके बीच में करप्शन आने लग जाता है। और जो मार्टिन लूथर थे वो सबसे पहले जो मार्टिन लूथर वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, वो क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई ये इनकी टीचिंग प्रैक्टिस पे, इनके ड्रामाज पे वो क्वेश्चन उठाते हैं कि ये लोग, ये जो हेल्पिंग नेचर है, ये सब ये लोग अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए ही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्टिन लूथर का ये रोल होता है। और यहीं से दूसरी मूवमेंट जो मार्टिन लूथर की मूवमेंट थी रिफॉर्मेशन की, वो स्टार्ट हो जाती है। और यहीं से हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है क्रिश्चियनिटी के बारे में। सो मैं होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।